Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 11 Biotechnology के principles as well as उसकी process. Okay, up to the previous session बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स के अंदर दो हमने टेक्निक डिस्कस की थी. फर्स्ट टेक्निक का नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड का नाम था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. तो genetic engineering नाम की टेक्निक का principles क्या है वो हमें वन बाय वन conceptual development उसका कैसे हुआ वो हमें डिस्कस करना है. Okay, now first of all we have to compare the two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Now we know that you probably appreciate that more advantages वाला कौन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उसके पीछे का रीजन तो आपको मैंने डिफरेंस शॉर्ट में दिया हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होते हैं. असेक्सुअल में ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन क्योंकि सिंगल पेरेंट है. और सेक्सुअल की बात करो तो गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होता है. अब फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हुआ देन वी कैन से दैट देयर आर द नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अगर सेक्सुअल की बात करो तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. अब एक ही पेरेंट है तो हम लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन मिलने के चांसेस है. सो यहाँ पे जो भी पेरेंट होगा और ऑफस्प्रिंग होगा बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की कॉपी होती. वेयरएज यहाँ पे खाली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कभी भी एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आपको नहीं दिखेगा. सो sexual reproduction provide a opportunity for the variation and formulation of unique combination of genetic setup. In short, variation आपको sexual reproduction के थ्रू दिखता है और ये variation may be beneficial to the organisms as well as the population. तो organism या तो population के लिए जो unique combination है genetic setup का जिसकी वजह से वेरिएशन मिलने वाला है वो बेनिफिशियल होता है. वेयर एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस तो है ही, विच प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट में थी एग्जैक्ट सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग के अंदर आने की वजह से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकता है, वेरिएशन उसमें नहीं आएगा. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट द वेरिएशन. Okay, now we know that thousands of years से पहले human have used a selective breeding. Select किए हुए animals के बीच में reproduction करवाया जाता था. क्यों? To improve the production of crops and livestock, to use them for the food. तो as a food use करने के लिए कैसे भी उनकी quality या तो quantity बढ़ाने के लिए million number of years से पहले हम लोग क्या करते थे? Selective breeding. अब selective breeding के अंदर क्या था? उसका एक प्रिंसिपल था कि ऑर्गेनिजम्स विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स, जैसे कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोटीन की क्वांटिटी, लिपिड की क्वांटिटी, डिजीज फ्री वेरिएशंस. सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हाइब्रिडाइज्ड करवाया जाता था, मीन्स रिप्रोड्यूस करवाया जाता था, उनके बीच में क्रॉसिंग होती थी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विथ द सेम कैरेक्टर्स. कि भाई ए और बी दोनों के पास एक एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 1 एंड कैरेक्टर नंबर 2. अब इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉसिंग करवा करके सी नाम का ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हो तो सी के पास 1 और 2 दोनों कैरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, इसकी वजह से सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है. बट आपको पता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो प्लांट और एनिमल के ब्रीडिंग के लिए यूटिलाइज्ड होती थी very often lead to the accumulation, means inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired gene. No doubt desired gene का multiplication accumulation तो होता ही होता है, बट साथ साथ में undesirable gene का multiplication होना, accumulation होना, ये एक ड्रॉबैक था. उसकी वजह से आपको शायद पता हो तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था
इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होता है, अनडिजायरेबल जीन्स कलेक्ट होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, इवन प्रोडक्टिविटी जो है वो भी रिड्यूस होती है। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक ड्रॉबैक है। बट ये जो प्रॉब्लम है वो हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम की ब्रांच के थ्रू। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड 3 मेन प्रिंसिपल्स है। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ recombinant DNA, recombined DNA। रिकम्बाइन करना मतलब डीएनए के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करना या तो मैनिपुलेशन करना। सो नंबर 1, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर से कंबाइन किया हुआ डीएनए हमें बनाना है। नंबर 2, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, क्लोन का मतलब होता है कॉपी, तो जीन की कॉपी बनाना। कैसा जीन? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो जीन क्लोनिंग का मतलब है जीन्स की नंबर ऑफ कॉपीज बनाना जो आइडेंटिकल हो एकदम। एंड नंबर 3, वो जीन को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर करना। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसमें 3 पॉइंट मेन आपको याद रखने हैं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो कभी कभार आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह पे आरडीएनए भी दिया जा सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन करना, जीन का क्लोन करना एंड वो ही जीन को ट्रांसफर करना। सो प्रॉब्लम ये थी कि अनडिजायरेबल जीन्स भी कलेक्ट होते थे, तो ये लिमिटेशंस को शॉर्ट आउट किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। सो ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड allow us to isolate, to separate and introduce only one or a set of desirable genes। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि हम वो जीन चाहे एक हो या पूरा सेट हो उनको सेपरेट कर सकते हैं, पर वो सब कैसे होंगे? डिजायरेबल, जो हमें काम के हैं, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ये डिजायरेबल जीन के सेट या तो एक आध जीन की जरूरत है वो ही इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। सो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डू यू नो द लाइकली फैट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जब वो एलियन ऑर्गेनिज्म, एलियन मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ए और बी नाम का ऑर्गेनिजम्स है, इसकी बॉडी से छोटा सा डीएनए का पीस मैं बी वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहा हूं। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे काम करती है वही पूरा प्रिंसिपल हमें ये सेशन के अंदर डिस्कस करना। अब आपने ए वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो डीएनए का पीस बी वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, सो जनरली क्या होता है, दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब चलो, आपने ए से ये जो डीएनए का पीस है वो बी के अंदर डाल दिया, पर अकेला डीएनए का पीस बी के अंदर जा करके अपने आप को मल्टीप्लाई, अपनी कॉपी, अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना है, तो बी का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो बी के जेनेटिक मटेरियल को आप बोल सकते हो क्रोमोसोम। तो पहले ये डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल या तो क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा, देन ये जेनेटिक मटेरियल या तो क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन होगा, जब उसकी कॉपी बनेगी, तो साथ साथ में हमारे डिजायर्ड डीएनए की भी मल्टीप्लिकेशन या तो कॉपी हो सकती है। सो बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम, जीनोम का मतलब और कुछ नहीं है, एंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेसिपिएंट मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो अगर वो जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकता है
एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विथ द होस्ट डीएनए। इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ ये डीएनए का पीस इंटीग्रेट हो जाता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर पाएगा और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को पास आउट भी हो सकता है। सो दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन के लिए आपको वर्ड याद रखना है फॉरेन। तो यहाँ पे फॉरेन पीस ऑफ डीएनए हमने कहाँ से लिया था? ए ऑर्गेनिज्म से। हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, और वो क्रोमोजोम के पास कैपेबिलिटी है एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी टू कॉपी। सो क्रोमोजोम के पास एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। सो इन अ क्रोमोजोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो सीक्वेंस का नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी होने का स्टार्टिंग पॉइंट, which is responsible for initiate the replication, starting of replication। तो कोई भी क्रोमोसोम के पास डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कॉपी होनी स्टार्ट होती है, उसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो क्या होता है कि कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, सो देयरफॉर for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome। तो कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के पीस को अपने आप को अगर मल्टीप्लाई करना हो देन कंपलसरी उसको क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे का रीजन आपको मैंने दिया कि वो क्रोमोसोम के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। सो एनी एलियन डीएनए इज लिंक विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी एलियन डीएनए है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जुड़ेगा सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए can replicate, can copy and multiply itself in the host organism। So आप एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि A से B में गया हुआ डीएनए का जो पीस है उसको B के क्रोमोसोम के साथ जुड़ना है, क्योंकि क्रोमोसोम के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम का साइट है। अगर उसके साथ वो जुड़ेगा देन अपने आप को वो मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट कर पाएगा। कहाँ पे? विद इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। ओके, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ क्लोनिंग। क्यों क्लोनिंग? क्योंकि जो डीएनए का पीस आपने इंट्रोड्यूस किया था वो अपने कॉपीज बनाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लोनिंग, और वी कैन से दैट मेकिंग अ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए मतलब क्या? कोई भी सोर्स या तो कोई भी पेरेंटल डीएनए। तो क्लोनिंग नाम की प्रोडक्ट या तो क्लोनिंग नाम की प्रोसेस से बनने वाली प्रोडक्ट को बोला जाता है क्लोन। तो क्लोन इज अ प्रोडक्ट विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो अल्टीमेटली ए से आपने एक डीएनए का पीस बी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। अब बी के अंदर जाकर के वो अपनी बहुत सारी कॉपीज जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस का नाम हो गया क्लोनिंग और वो प्रोडक्ट का नाम हो जाता है क्लोन। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअल में आर्टिफिशियली आरडीएनए का मॉलिक्यूल्स कैसे जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल्स, सबसे पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनाया गया था? फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन which encoding a antibiotic resistance with a native plasmid। तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किस तरह से बनाया गया था कि देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंक अ जीन which encode a antibiotic resistance with a native plasmid। अब प्लाज्मिड मतलब आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पता है कि प्लाज्मिड मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेट, जो खुद अपनी कॉपी बना सकता है। शेप में कैसा होगा?
सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम से बाहर का एक डीएनए है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंक अ जीन विच एनकोड अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ प्लाज्मिड। तो ऐसा एक जीन हमने लिया था, ये जीन है जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्ट कर सकता है ऑर्गेनिजम्स को। अब इसको हमें जोड़ना है किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो देन बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसे बोला जाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो ऑर्गेनिजम्स जिसका प्लाज्मिड हमने यूटिलाइज किया था, वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, तो ये जनरल एक प्लाज्मिड का मैप है कि किस तरह से प्लाज्मिड आप लोगों को दिखता है। तो ये एक तो पहले प्लाज्मिड हो गया, एंड दूसरा ये बैक्टीरियल सेल के अंदर का बैक्टीरियल डीएनए, और बैक्टीरियल डीएनए से अलग एक सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो होता है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड का डेफिनेशन मैंने आपको दिया कि प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो सबसे पहले स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट ने accomplished this in 1972 by isolate a antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance, able to resist। तो सबसे पहले स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ने 1972 में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। किस तरह से? बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। लिसन, ये एक प्लाज्मिड है और उसका जो इतना पोर्शन ब्लैक पार्ट है वो एक जीन है जिसके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में खुद को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो इन दोनों ने मिलजुल के क्या किया था कि ये जीन को प्लाज्मिड से सेपरेट किया था सबसे पहले, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दोनों के पिक्चर्स। सो द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन became a possible with the discovery of the so called molecular seizure, या तो उसे बोला जाता है restriction enzyme। अब मैंने आपको बताया कि भाई हमें ये ब्लैक पार्ट को रेड पार्ट से कट करना है, तो ब्लैक पार्ट को रेड पार्ट से कट करने के लिए हमारे पास स्पेशल टाइप्स का मॉलिक्यूलर सीजर होता है, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो वो ब्लैक पोर्शन को अगर आप रेड से अलग कर देते हो तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि भाई चलो आपने ब्लैक को रेड से अलग कर दिया। ना ये कट किए हुए डीएनए के पीस को आप अब किसके साथ जोड़ोगे? तो दूसरे प्लाज्मिड के साथ। जैसे ये प्लाज्मिड है तो उसका एक ब्लू पोर्शन छोटा सा आपने कट कर दिया और ये ब्लैक उसके साथ जोड़ दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? तो ये मॉलिक्यूल का नाम है आरडीएनए, और वी कैन से दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे किसका काम करने वाला है? वेक्टर का या तो मीडिएटर का, क्योंकि आप डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सीधा ही नहीं डाल सकते। सो प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। तो अगर आप आरडीएनए देखोगे तो ये ब्लू पोर्शन किसका है? प्लाज्मिड का। और ये ब्लैक पोर्शन किसका है? तो भाई हमारे फॉरेन डीएनए का। और ये आरडीएनए आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालोगे, तो अगर आपको ये डीएनए का पीस होस्ट के अंदर डालना हो तो कंपलसरी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लाज्मिड की। इसलिए लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड आर एक्ट एज अ मीडिएटर। सो यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट्स as an insect vector to transfer the malarial parasite into the human body। अब आपको पता है malarial parasite प्लाज्मोडियम, तो वो प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मॉस्किटो की। तो सेम टू सेम
प्लाज्मिड भी क्या करता है कि फॉरेन डीएनए को अपने साथ जोड़ के किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा. सो इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस, foreign piece of DNA into the host organisms. Okay, so linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector, it become a possible with the enzyme DNA ligase. अब बात ये आई कि भाई सर पहले आपने ये बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ये पीस को कट कर दिया, ब्लैक कलर का जो पीस है उसको हमने कट कर दिया. अब ब्लैक कलर के पीस को प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज के थ्रू प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए को जोड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो मॉलिक्यूल का नाम आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या याद रखना है? इट इज कंसिडर्ड एज अ आरडीएन. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइंस देयर एंड. तो वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता है. दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए विच क्रिएटेड इन विट्रो एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो वो डायग्राम पूरा कैसा बना था कि पहले आपने ये रेड कलर का पार्ट लिया था, उसमें छोटा सा पोर्शन था ब्लैक कलर का. ओके, तो पहले आपने क्या किया, इसको सेपरेट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर आपने उसको प्लाज्मिड के साथ कंबाइन किया. ओके, तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा? तो फिर कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा. कौन सा एंजाइम को यूज किया? डीएनए लाइगेज. और बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम हो गया आर डीएनए. सो व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर टू द इशेरिशिया कोलाई. अब ये डीएनए को आप कौन से बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हो? इशेरिशिया कोलाई के अंदर. सो ये बैक्टीरिया साल्मोनेला जैसा ही है. तो अब ये डीएनए इशेरिशिया कोलाई के अंदर जाकर के खुद को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा यूजिंग अ न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज. तो अब जैसे ही ये आरडीएनए इशेरिशिया कोलाई के अंदर जाएगा, अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज. सो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई copies of antibiotic resistance gene in Escherichia coli was called a cloning of antibiotic resistance gene in Escherichia coli. अब सिंपली आपको पता है कि ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्ट होने की कैपेबिलिटी है. तो Escherichia coli अब वैसे बहुत सारे ब्लैक कलर के जीन्स को जनरेट कर पाए. सो उसकी बॉडी के अंदर ये सब हो रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद इन दी इशेरिशिया कोलाई. अब आपको मैं पूरी समरी यहाँ पे दिखा देता हूँ शॉर्ट में. तो पहले आपने डीएनए का फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ये रहा आपका डीएनए का फ्रेगमेंट. उसको जोड़ना है आपको क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड के साथ, तो पहले उसको भी कट करना है, कट विद दी एंजाइम. ओके, देन आपने दोनों को डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ दिया. तो जोड़ने के बाद क्या बना? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. उसको आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? इंट्रोड्यूस प्लाज्मिड इनटू इशेरिशिया कोलाई होस्ट सेल. जो प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन. अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, मतलब ये आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम. तो होस्ट सेल का जैसे ही डिवीजन होगा तो आपको दिख रहा है ये बहुत सारे आपके प्लाज्मिड बनते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके प्लाज्मिड बनते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका जो डिजायर्ड जीन है उसका भी क्या होता जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन हैंस कंक्लूड इन्फर दैट देयर आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बेसिक 3 स्टेप है. पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन. ऐसे डीएनए को पहले आइडेंटिफाई करो जिसके पास हमारा डिजायरेबल जीन है. नंबर 2, अब उसको या तो आइडेंटिफाई किए हुए डीएनए को होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करो, तो होस्ट की बॉडी के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया. एंड नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी. तो तीसरा स्टेप है
कि ये इंट्रोड्यूस किए हुए डीएनए को होस्ट की बॉडी के अंदर आपको मेंटेन करना, ताकि वो डीएनए उसकी प्रोजेनी के अंदर धीरे धीरे क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बहुत ही सिंपल या तो ब्रॉडली फॉलोइंग स्टेप्स है, जो स्टेप्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, तो आपने जो वो डायग्राम देखा उसी के हिसाब से कि पहले आपको डीएनए के फ्रेगमेंट का जनरेशन करना है, कहाँ से, फ्रॉम द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के सेल से पहले आप डीएनए का फ्रेगमेंट ले लो और उसमें से आपका डिजायर्ड पीस जो है डीएनए का उसको सिलेक्ट करो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड डीएनए को आप किसके अंदर डालोगे, क्लोनिंग वेक्टर, जो मीडिएटर है, जो क्या होता है, प्लाज्मिड। तो उन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो क्या बन जाता है, आरडीएनए बन गया। ओके, वो आरडीएनए को अब आप किसकी बॉडी में डालोगे, इनटू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल ज़्यादातर कौन होता है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जा करके ये होस्ट सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन ऑफ क्लोन्स, कॉपीज, किसको सिलेक्ट करना है, विच कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, कि एक्चुअल में हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल किसके अंदर है, उनका सिलेक्शन करो। एंड लास्ट में अब ये जो जीन गया है वो अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो फाइनली तो हमारा एम वही है कि वो जीन का काम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो वो जीन एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्रेस करके डिजायर्ड प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है कि नहीं। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।